तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दिया था ना। और आज हम लोग चालू करेंगे स्पीड। तो आप लोग हेडिंग डाल लो स्पीड एंड वेलोसिटी, और उसमें अंतर समझेंगे क्या अंतर है ना, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ टर्म्स पढ़ने थे मोशन को समझने के लिए। उसमें से हम लोगों ने पोजीशन समझ लिया था, हमने डिस्टेंस समझ लिया था, डिस्प्लेसमेंट। तो 3 टर्म्स हम समझ चुके थे। अब हमें चौथा टर्म देखना है। चौथा टर्म है अपना स्पीड। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर फॉर्मूला ही बता दूंगा। तो डिस्टेंस डिफाइन किया गया है द रेट ऑफ change of the rate of change of distance the rate of change of distance with respect to time with respect to time। तो डिस्टेंस का चेंज होना किसके साथ? समय के साथ। कितने समय में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो अपनी स्पीड है। तो स्पीड का जो बच्चों फॉर्मूला हो जाता है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। तो ये आपके स्पीड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट भी अपन को याद रखना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती थी? मीटर होती थी। वैसे ही आपका स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो ये आपको याद रखना है ना, ऐसा यूनिट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर हमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें काफी बार, है ना। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू तो समझेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, बट एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया गया है और हमें जितना टोटल टाइम लग रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपल स्पीड होता है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ये आपकी एवरेज स्पीड होती है। इस तरीके से एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, है ना। तो ये एवरेज स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया। अच्छा, आपने स्पीड कहाँ देखते हो आप लोग? तो एक्चुअली में जो जो स्पीड है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है ना। एक आपकी एवरेज स्पीड होती है, और एक आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। मैं दोनों में अंतर समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप सागर में, है ना, और सागर से आप फिर एक दिन भोपाल जा रहे हैं, सागर से भोपाल। और आपको पता है सागर से भोपाल लगभग लगभग आपका 200 किलोमीटर है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जब आप सागर से भोपाल गए तो गाड़ी से गए आप। जब गाड़ी से आप सागर से भोपाल गए, तो मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आप यहाँ पे सागर में कितने बजे निकले? 8 AM पर, और आप भोपाल पहुंचे 12 PM पर। तो आप टोटल कितने आवर्स में पहुंचे सागर से भोपाल? तो 4 आवर्स। तो मैं आपसे पूछूं, जैसे भोपाल में आप जब पहुंचे तो आपके दोस्त ने पूछा कि बताओ कि तुम कितनी स्पीड से आए गाड़ी से, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी स्पीड थी, मैंने 200 किलोमीटर कवर किया, और 8 AM से 12 PM तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो डिवाइड बाई 4 आवर्स। तो आपने बोला कि मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन आप एक बार बताओ, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी सही में स्पीड रही थी क्या पूरे मोशन के दौरान, कि ये आपका एवरेज है? ये बच्चों एवरेज है। आपने सिंपली क्या कर दिया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन जब आप सागर से भोपाल आ रहे थे तो लगातार आपकी स्पीड चेंज हो रही थी।
कहीं पर आपको ट्रैफिक मिला था तो आपकी स्पीड स्लो हुई होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर कहीं पर आपने रुककर चाय नाश्ता भी किया होगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सागर से भोपाल तक आप चले जा रहे हो चले जा रहे हो, बीच में खाना पीना भी खाया होगा आपने, तो वहां पे आपकी गाड़ी रुक भी गई होगी। फिर कहीं पर ट्रैफिक नहीं होगा, हाईवे होगा, तो आपने बहुत तेज भगाई होगी गाड़ी, जो ड्राइवर है आपका उसने बहुत तेज भगाई होगी 100 की या 120 की रफ्तार से। तो क्या पूरे मोशन के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी आपकी? नहीं थी बच्चों, वो लगातार चेंज होती रही थी। कभी आप रुके भी थे, कभी आपकी ट्रैफिक की वजह से कम स्पीड थी, कभी जब आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा था तो आपने स्पीड बढ़ा ली थी। लेकिन अगर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो जो आप स्पीड बता रहे हैं, अब क्योंकि आपको अपने दोस्त को एक आंसर तो देना था, तो एक आइडिया देना था कि भाई मैंने कितनी स्पीड से आया, तो 50 किलोमीटर पर आवर का कहने का मतलब आपका ये था कि अगर मैं सागर से निकलता भोपाल के लिए 8 बजे और मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि इम्पॉसिबल है, पूरे रास्ते में इतनी स्पीड से आप कॉन्स्टेंटली नहीं चल सकते, तो अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता 50 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं 4 घंटे में भोपाल पहुंच जाता, ये मतलब होता है। तो एवरेज स्पीड एक आइडिया देने के लिए होता है, क्योंकि कई बार वेरिएशन इतने हैं कि हम लगातार उस वेरिएशन को बता नहीं पाते, जो चीजें चेंज हो रही हैं उनको बता नहीं पाते हैं, तो हम उसका एवरेज दे देते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए, ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो आपके बताने का मतलब क्या था कि अगर मैं सागर से निकलता और पूरे रास्ते में मेरी कांस्टेंट स्पीड होती 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 4 घंटे में भोपाल पहुंच जाता, है ना? लेकिन रियलिटी क्या थी कि आपकी हर वक्त स्पीड चेंज हो रही थी, कभी कम थी, कभी ज्यादा थी, कभी जीरो भी थी जब आप रुक गए थे, है ना? अब आपसे दोस्त ने आपसे ये पूछा कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम कितने स्पीड से आए, कितने घंटे में आए, मुझे तो ये बताओ कि 9:10 में, 9:10 पर एग्जैक्ट, 9:10 एग्जैक्ट कितनी रफ्तार थी तुम्हारी? तो आप कैसे बताओगे कि कितनी वेलोसिटी थी या कितनी स्पीड थी? कैसे बताओगे? अब आप बता सकते हो प्रैक्टिकली। कैसे बच्चों? अगर मान लो उस समय आपने गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है ना बच्चों, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ी में, जो स्पीड बताता है ना, तो स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको। तो ये जो आपका गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है बच्चों, वो स्पीडोमीटर अगर आपने देखा था और स्पीडोमीटर में आपको मान लीजिए क्या दिखा रहा था, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, अगर आपने उस समय ऐसा देखा था, तो उस इंस्टेंट पर आपकी गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप अपने दोस्त को बता पाओगे कि भाई 9:10 में मेरी जो एग्जैक्ट स्पीड थी गाड़ी की, वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। इसका मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। ये आपने एक इंस्टेंट पे बताया, इस समय पे बताया एग्जैक्टली। इसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर रही थी नहीं रही थी हमें नहीं पता, इससे पहले भी रही थी नहीं रही थी हमें नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली 9:10 पर आपकी स्पीड कितनी रही होगी अगर आपने स्पीडोमीटर देखा? तो 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर जो भी उसमें वैल्यू दी थी वो जब आपने देखी तो 60 किलोमीटर पर आवर आपको दिखी थी। तो ये जो स्पीड है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बताते हैं, इंस्टेंट पर, है ना, एक मोमेंट पर। तो उस मोमेंट पे जो स्पीड होती है, उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, है ना बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपकी दो स्पीड, दो तरीके की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है बच्चों कौन सी स्पीड? इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी इंस्टेंट पे स्पीड, यानी कि ये हमें एग्जैक्ट आइडिया बताता है कि उस मोमेंट पे आपका कितना स्पीड था, जबकि एवरेज आपको ओवरऑल आइडिया देता है ना, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये सिर्फ आपको आइडिया देता है कि आप अगर इतनी स्पीड से चले थे तो आप 4 घंटे में भोपाल पहुंच जाओगे, है ना? तो आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में। और स्पीडोमीटर किसको नाप सकता है बच्चों? स्पीडोमीटर कैन मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर कैन मेजर कौन सी स्पीड बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? ये आपका एवरेज स्पीड नहीं बताता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर उस समय पे आपको स्पीड बताता है जब आप उसको देखते हो, उस मोमेंट की वैल्यू बताता है। तो वो किसको मेजर कर सकता है? केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड को, है ना? बाकी एवरेज तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में जो अंतर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना?
तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और आपको और भी चीजें बताते हैं। जैसे अब स्पीड के बारे में था, तो एक तरीके की स्पीड होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो यूनिफॉर्म स्पीड की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसको मैं समझा दूंगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time in equal interval of time then the body is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी इज सेट टू बी हैव, लिख लो हैव यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना बच्चों। यानी कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी है, वो पहले 1 सेकंड में आपका 50 मीटर ट्रेवल करता है, फिर दूसरे सेकंड में भी वो 50 मीटर ट्रेवल करता है, फिर तीसरे सेकंड में भी वो 50 मीटर ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से जब वो ट्रेवल करता है तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। हर 1 सेकंड में वो कितना दूरी कवर करता है बच्चों? 50 मीटर की दूरी कवर करता है। तो हम बोलेंगे कि वो, उसके पास कैसी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपसे बोलूं कि वो व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति पहले 1 सेकंड में 50 मीटर कवर किया, बट दूसरे सेकंड में वो 25 मीटर कवर करता है, और तीसरे सेकंड में वो 30 मीटर कवर करता है। तो देखो ये हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, तब इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, अब इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि पहले सेकंड के लिए इसने अलग दूरी कवर की, फिर अलग अगले सेकंड के लिए उसने अलग दूरी कवर की, फिर अगले सेकंड के लिए उसने अलग दूरी करी। तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, जबकि जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था तो स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। इसलिए ये जो स्पीड होती है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इस वाली स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो हम हेडिंग डाल लेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों क्या हो जाता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे उसकी डेफिनेशन। इफ अ बॉडी covers unequal distance cover unequal distances in equal interval of time of time, then the body is said to have non-uniform speed, तब हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड कैसी है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आई थिंक आपको स्पीड के बारे में काफी चीजें पता चल गई हैं। स्पीड मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड दो प्रकार की होती है, एवरेज स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इंस्टेंटेनियस किसी मोमेंट पे जो स्पीड होती है वो होती है, और एवरेज टोटल जर्नी का आप एवरेज बताते हो। भले ही आपका मोशन स्पीड चेंज हो रही हो, आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, बट उसका आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते हो, तो आप उसका ओवरऑल आइडिया देते हो, तो वो आपकी एवरेज हो जाती है। स्पीडोमीटर जो ऑटोमोबाइल्स में आपकी क्या होती है बच्चों? गाड़ियों में डिवाइस लगी रहती है जो आपको
मीजर करके इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। तो बच्चों अभी हमने स्पीड के बारे में देखा, अब हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, है ना। देखो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे स्पीड होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जब चेंज होगा टाइम के साथ, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। और डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, तो टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है, तो वो हो जाता है स्पीड। अब जैसे मैंने अभी आपको स्पीड के बारे में बताया कि दो प्रकार की होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी आपका जो वेलोसिटी है वो दो प्रकार की होती है बच्चे, है ना। एक आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो किसी इंस्टेंट पे काम करती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की भी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें हम, एवरेज, तो एवरेज जो वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे ऐसे, वी एवरेज, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जैसे वहां टोटल डिस्टेंस कवर्ड था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। यूनिट तो वही रहेगी, मीटर पर सेकंड, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन कर सकते हैं, ठीक। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है ये मैंने आपको स्पीड में बता दिया है। किसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, और अगर आप किसी टाइम इंटरवल के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज निकल आएगा, है ना बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, देखो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया है, और जो आपकी स्पीड थी वो क्या था बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए जो स्पीड है उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे डायरेक्शन का रोल होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट मार्क करके कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने लिख लिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाइल स्पीड, जो आपकी स्पीड थी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद फिर इसमें देखो, आपको याद होगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको कहा था जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता था, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि
वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, और ये मैंने आपको बता दिया। अब आप याद करो, मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाई टाइम कर दूं और यहाँ भी डिवाइड बाई टाइम कर दूं, तो देखो बच्चों ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से हमें समझ में आता है कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से बड़ा नहीं होगा। तो ये रूल स्पीड और वेलोसिटी में भी लागू होता है ना, मतलब स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से बड़ा ही होगा या बराबर होगा। और बराबर कब होगा बच्चों? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है। याद है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रूल था वो वेलोसिटी के लिए भी है, यानी कि स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन वो कब हो सकती है केवल, है ना। तो याद करो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, व्हेन अ बॉडी moves in a straight line without making यू टर्न, बिना कोई यू टर्न लिए अगर कोई बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा और सेम टाइम लगेगा। तो उन दोनों का स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कैसा हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं होगा। तो अगर उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं होगा तो इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड उससे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, यू टर्न नहीं लेता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है ना बच्चों। तो ये वहीं से आया है जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, तो इनको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने स्पीड और वेलोसिटी की दोनों की डेफिनेशन समझ ली, दोनों में रिलेशन समझ लिया कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारे कोर्स में इसको नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी और स्पीड बताया ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो वाला पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों ही हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम फिलहाल इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में केवल क्या है, एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है, तो उसको हम देखेंगे और उसको ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। बाकी इंस्टेंटेनियस के बारे में आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि वो हमें पढ़ना नहीं है। तो एवरेज स्पीड पढ़ना है और एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। अब क्योंकि हमें क्यों नहीं पढ़ना है नाइन्थ में इंस्टेंटेनियस के बारे में, तो उसका कारण है कि उसको पढ़ने के लिए एक अलग प्रकार की मैथमेटिक्स चाहिए। वो मैथ्स अभी आपने पढ़ी नहीं है, उसको बोलते हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वो आप 11th क्लास में जब साइंस का सब्जेक्ट लोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अभी हमें उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, है ना। तो वो हम पढ़ते हैं। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वेलोसिटी जो है उसके पास दो चीजें होंगी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसकी यूनिट होगी, है ना बच्चों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज वेलोसिटी के पास क्या होगा, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, आप देखें, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, देखो स्पीड में चेंज आ रहा था, स्पीड में हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था कि स्पीड चेंज करे, लेकिन स्पीड में सिर्फ एक ही चीज होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए तो स्पीड चेंज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, वेलोसिटी में दो चीजें, आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
अब ध्यान से देखो तो वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? अगर मैं बोलूं कि बताइए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कब कब आ सकता है? तो बच्चों ये चेंज इन वेलोसिटी तीन तरीकों से आ सकता है, 1 2 3। मैं आपको तीनों तरीके बता के समझाता हूं। तो पहला तरीका ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, है ना बच्चों? तो हम बोल सकते हैं व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड ही चेंज हो जाए वेलोसिटी का, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बच्चों? वेलोसिटी के चेंज होने के लिए या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या है बच्चों? कि कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन उसका पहले जो वेलोसिटी थी, पहले जो मैग्नीट्यूड था वो 5 मीटर पर सेकंड था, फिर अगले सेकंड में उसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में हो गया 15 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में हो गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना? तो देखो उसका लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और राइट की तरफ ही जा रहा है। तो केवल क्या चेंज हुआ? इसका मैग्नीट्यूड। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। 5 से 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई। तो एक कंडीशन तो ये है कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वेलोसिटी में कब चेंज आएगा? जब ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, जब भी उसका मैग्नीट्यूड केवल चेंज होगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा। दूसरी कंडीशन है व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। जब केवल डायरेक्शन चेंज होगा और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तब भी आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, वो 5 मीटर पर सेकंड से पहले राइट की तरफ जा रही थी, ईस्ट की तरफ मान लो, और उसके बाद अचानक से वो मुड़ गई, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन अब वो साउथ की तरफ जा रही है। तो पहले ईस्ट की तरफ जा रही थी, फिर वो साउथ की तरफ जाने लगी 5 मीटर पर सेकंड से। तो देखो यहाँ बच्चों मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ईस्ट और फिर साउथ की तरफ। तो केवल डायरेक्शन चेंज होने से ही वेलोसिटी में चेंज आया, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया, है ना? तो आप याद रखेंगे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर केवल डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और तीसरी कंडीशन, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस। अगर आपके दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल भी देखना चाहो तो ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल जा रहा था और अचानक से साउथ में मुड़ गया और वो 10 मीटर पर सेकंड चलने लगा। तो देखो बच्चों इसमें डायरेक्शन भी चेंज हुआ और आपका क्या चेंज हो गया, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, तब भी आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो, इन तीनों ही केस में चेंज इन वेलोसिटी होगी। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, बदल जाती है वेलोसिटी, है ना बच्चों? हालांकि अभी आपको डायरेक्शन के चेंज के लिए परेशान नहीं होना है। डायरेक्शन के चेंज को समझने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए, और वेक्टर अभी आपने सीखा नहीं है। तो यहाँ पे हमें केवल सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज के बारे में समझना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना? तो दिक्कत नहीं लें, लेकिन ये बातें मन में रखें, याद रखें कि चेंज इन वेलोसिटी कब कब होता है? जब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, या तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो। इन तीन कंडीशन में वेलोसिटी में चेंज आता है, बस ये याद रखेंगे, है ना? बाकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें तो हम समझ ही लेंगे चीजों को, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, वेलोसिटी और आपका स्पीड की डेफिनेशंस वगैरह खत्म हो गए, अब हमें न्यूमेरिकल करना है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहां बताना भूल गया था। एक और डिवाइस होती है बच्चों, ओडोमीटर। जैसे अभी आपने स्पीडोमीटर देखा ना, तो स्पीडोमीटर हमें क्या बताती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसी एक डिवाइस और होती है आपकी गाड़ियों में, जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये जो ओडोमीटर है
ओडोमीटर इज अ डिवाइस which is used to calculate distance। ओडोमीटर ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस को मीजर करता है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं। किसको मीजर करता है? डिस्टेंस को। आपने गाड़ियों में देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, गाड़ियों में देखा होगा आपने, गाड़ी में आपका ऐसे स्पीडोमीटर होता है ना, ऐसे मार्किंग होती है 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, फिर ये जहाँ पे कांटा होता है तो आपको पता चल जाता है। आप उसमें कभी नीचे देखना, एक ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है, एक छोटा सा ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है, इस तरीके से मार्किंग होती है। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे चलती है तो ये नंबर खिसकते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस मीजर होता है। तो ये जो डिवाइस होता है, नीचे एक विंडो होती है रेक्टेंगुलर, उसी को हम ओडोमीटर बोलते हैं। तो वो ओडोमीटर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है ना। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आपके घर पे जो भी गाड़ी है उसमें आप देख सकते हो, है ना, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, प्रैक्टिकली उसको देख सकते हो कि ऑडोमीटर कहाँ लगा होता है। तो याद रखेंगे, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, और ओडोमीटर ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेजर होता है। पास में एक छोटा सा बटन भी होता है, अगर आप उस बटन को दबा देंगे तो ये फिर से जीरो से कैलकुलेट करता है ना, और आपको डिस्टेंस मेजर करके दे देता है। तो आई होप आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन चारों की कहानी समझ में आई होगी, अंतर समझ में आया होगा, और इनके बीच का रिलेशन समझ में आया होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो हम न्यूमेरिकल सब करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज हम यही खत्म